शुरू। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का देहाती इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। देखिए, मैं जीएस का टीचर हूं, आप सबको जीएस बताऊंगा। देखो, वैसे तो जीएस एक महासागर है जिस पे हमें पता नहीं चल पाता है कि हम कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर सकें। लेकिन यकीन मानना और विश्वास रखना मेरे ऊपर, मैं आपको ट्यूशनों के माध्यम से बिल्कुल हूबहू सीधा आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन जैसे एकदम आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप हमारी पूरी क्लास यहाँ से करोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो ये डर आपको जीएस से लगता है उससे आपको प्यार हो जाएगा। इतना मैं बता के चलता हूँ आपसे, और आप सभी लोग भी विश्वास बना के रखिएगा। और आप जब देखेंगे तभी आप इस चीज़ पर विश्वास करेंगे, तो हम आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे क्वेश्चन। आपको अच्छा लगेगा तो देहाती इंस्टीट्यूट को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इसका हमारा ऐप भी है, ये आप प्ले स्टोर पर जा कर के इस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। बाकी यहाँ से हम अपना शुरू करेंगे। देखिए, कुछ बातें हैं यहाँ पे, जैसे बात शुरू करेंगे। पहला, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी, एक बार पी लीजिए साहब, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। ये जिम्मेदारी अगर तुम्हारे अंदर है तो कितनी भी थकान क्यों ना हो, आप उठ के बैठ जाओगे और पढ़ना शुरू करोगे। तो जिम्मेदारी से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ना है और सिर्फ आपको बस पढ़ने का नाटक करना है, नहीं। आपको अगर कुछ ज़िंदगी में करना है तो आप यहाँ से पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप सभी लोग इस बात को शायद जानते हो, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, इनको आप पढ़ के ही जाएंगे वनडे एग्जाम जो भी आप देना चाहते हैं उस पर। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, द्रौपदी मुर्मू अभी जो राष्ट्रपति बनी हुई है वर्तमान में, ये द्रौपदी मुर्मू कहता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की किस जनजाति से संबंधित है। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग जरूर इसका आंसर बिल्कुल करेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए संताल, भील, थारू, गोंड। तो देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू है ये उड़ीसा की हैं, उड़ीसा की रहने वाली है, उड़ीसा में इनका निवास है। और ये पहली जनजाति समूह से राष्ट्रपति बनी हुई महिला है। और ये एक संथाल जनजाति जो उड़ीसा में है उससे ये क्या करती हैं, संथाल जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू अगर किसी भी जनजाति से पूछता है कि किस जनजाति से संबंधित है तो आप बताएंगे संथाल जनजाति, ठीक है। दूसरी जनजाति आती है हमारी भील। भील क्या है? भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे बनता है, सबसे बड़ी जनजाति समूह। तो आप बता पाओगे सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? भैया भील है। और यही सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, एमपी में, महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ पे सब जगह, यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, भील जनजाति भी पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करेगा तो कहाँ पे पाई जाती है? एमपी में। देखिए, आपके अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं देता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, आपके ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो याद रखना गोंड मिलेगी। तो आपको गोंड बताना है, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखना। और दोनों एग्जाम में आए पूछे हुए क्वेश्चन है। पहले मैं एक में ऑप्शन भील नहीं दिया था तो गोंड को सही करवाया है, और अगर गोंड भी ऑप्शन है तब आप भील ही मारोगे। और एक बात का यकीन रखना कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ तो उस पर मैं 100% पूरी तरीके से उस पर खोज करके उसे तभी मैं यहाँ पर लाया हूँ और तभी आपको बताऊँगा। इस पर बिल्कुल ना सोचना कि भैया ये गलत है, कि ये सही है। आयोग जो सही करवा रहा है मैं वो सही करवाऊँगा आपको और वो चीज़ बताऊँगा, याद रखना इस बात को। ये थारू जनजाति जो है, ये थारू जनजाति हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह अगर पूछता है तो आप बताएंगे थारू। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू जनजाति है। ये भी यूपी के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भैया इस बातों को याद रखना और लिखते भी जाएंगे साथ साथ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आगे हम तो करवा ही रहे हैं। अगली देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है यहीं पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है पूछता है भैया, याद रखना संबंधित है, ठीक है। संबंधित है, इस संबंधित ना गलत लिख गया यहाँ पे, ना नहीं होना चाहिए, संबंधित है, बस इतनी सी बात है, आपको इतना याद रखना है। तो बताएंगे कि कौन सा संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 21 बोलने की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, नहीं जी, बोलने का अधिकार हमारा 19 का फर्स्ट जो है ये बोलने की स्वतंत्रता देता है हमारा। 19 का ए कह दो या 19 का फर्स्ट कह दो, यही हमारी स्वतंत्रता देता है, बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, कई प्रकार के अधिकार है यहाँ पर। प्रेस का अधिकार, प्रेस मतलब मीडिया का अधिकार देता है। झंडा फहराने का अधिकार देता है, झंडा फहराने का अधिकार।
बड़बड़ाने का अधिकार, आप जो अगर अकेले में बड़बड़ाते हैं तो बड़बड़ाने का अधिकार भी हमारा यही आर्टिकल है 19 का फर्स्ट। बोलने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, पुतला जलाने का अधिकार या बड़बड़ाने का अधिकार, ये सब के सब अधिकार आपको 19 का फर्स्ट देता है, ठीक है। दूसरा आता है जीवन जीने का अधिकार। भाई आर्टिकल नंबर 21, जो आर्टिकल नंबर 21 है ये इसी से संबंधित है, याद रखना। आर्टिकल नंबर 21 जो है ये संबंधित है जीवन जीने के अधिकार से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही आपको अधिकार निजता का अधिकार देता है, प्राइवेसी का अधिकार। आपके पास आर्टिकल नंबर 21 के ही तहत प्राइवेसी का भी अधिकार है, निजता का अधिकार है, निजता। इसके तहत आप क्या कर सकते हो, अपनी किसी भी प्राइवेसी को अपने अंदर रख सकते हैं, कोई भी तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि आपके ये मूल अधिकार में आते हैं। अगर मूल अधिकार आपका किसी ने छीनने की कोशिश की तो आप उसके खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे कोई भी केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, आपको निचली न्यायालयों में भी लड़ना पड़ेगा केस। लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से अपनी रिट जारी करवा सकते हैं। तो याद रखना आर्टिकल नंबर 21 आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीवन जीने का अधिकार हमारा अनुच्छेद 21 प्राप्त करता है। दूसरा देखिएगा शिक्षा का अधिकार। दूसरा ये क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमारा जो है, शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 का क्या था कि ये जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पर नहीं था। ये शिक्षा का अधिकार हमारे नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था आर्टिकल 45, वहाँ से उठा करके इसको हमारे मूल अधिकार में रखा गया आर्टिकल नंबर 21 का क्योंकि 21 ही कहता है जीवन जीने का अधिकार और 21 में ही हमने रखा है शिक्षा का अधिकार, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है, बिना शिक्षा के जीवन का कोई काम नहीं। तो याद रखना भैया 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में इसको जोड़ा गया था, हमारे मूल अधिकार में रखा गया। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में इसको शिक्षा का अधिकार बना के रखा गया। लेकिन याद रखना अगर लागू की बात आएगी तो इसको लागू किया था 2010 में, लागू किया था 2010 में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप एक एक पॉइंट बना करके आप नोट करते जाएंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बहुत आगे फ़ायदा दिलाने वाले हैं। ठीक है भैया, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कौन सा है उसे आप देखें। ठीक है, आप भी करते जाएंगे और आता है तो अच्छी बात है, आंसर आप देते जाएंगे इस चीज़ का। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, सुनिएगा क्या है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपसे पूछता है तो बताइएगा, सरोजनी नायडू, द्रौपदी मुर्मू, या आप क्या कहेंगे, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल या एनी बेसेंट, आप क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कहेगा तो हमारी प्रतिभा पाटिल, जो 2007 से लेकर के 2012 तक रही थी। इनके टाइम पर मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे। तो याद रखना जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो हैं प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, 2007 से लेकर 2012 तक जो राष्ट्रपति अपने पद पर रहीं वो थी प्रतिभा पाटिल। और इनके टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, अब पीएम कह सकते हो, मनमोहन सिंह जी थे। उनके टाइम पर ही मनमोहन सिंह इनके टाइम पर ही इन्होंने क्या किया था, अपना कार्यकाल संभाला था। ठीक है, और अगर इनकी बात करते हैं इनके जन्म स्थान की तो भैया ये कहाँ की थी? मुंबई, महाराष्ट्र आप कह सकते हो। इनका राज्य जो है जहाँ से संबंधित है महाराष्ट्र की रहने वाली थी। मुंबई नदगांव एक गांव पड़ता है का, वहीं से थे ये संबंधित थी प्रतिभा पाटिल जी। याद रखना भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं यहीं पर एक नाम और दिया गया है, सरोजनी नायडू को आप जानते होंगे। अगर बात करते हैं यूपी या पूरे भारत की बात कर लेते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल या यूपी की पहली महिला राज्यपाल, दोनों में आप क्या कहोगे कि यही थी यूपी की पहली महिला या पहली राज्यपाल। ठीक है, पहली राज्यपाल यूपी के पहले राज्यपाल के रूप में इनको ही श्रेय जाता है, सरोजनी नायडू जी को। और इन्होंने ही पहला यहाँ पे क्या किया था, राज्यपाल पद संभाला था। और इन्होंने क्या, आपसे अगर पूछे कि क्या सरोजनी नायडू जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, किस अधिवेशन में की है, अगर की है तो कौन सा अधिवेशन था? तो याद रखना 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन जिसमें किसने अध्यक्षता की थी? भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ठीक है, 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, याद रखना पहली बार। ठीक है, लेकिन एनी बेसेंट की बात करेंगे तो इन्होंने अध्यक्षता की लेकिन 1917 में की थी। ठीक है, और क्या है, एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, 1917 कलकत्ता
कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, पहली महिला राष्ट्र जो अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर और हम थोड़ा सा देखें तो सरोजिनी नायडू से एक पॉइंट और बनता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, जब गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जब हुआ था, 1931 में, तो गांधी जी गए थे इस गोलमेज सम्मेलन में। उनके साथ कौन सी महिला थी जो गांधी जी के साथ में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो महिला थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखना गोलमेज सम्मेलन की अगर बात आएगी, गोलमेज सम्मेलन, तो सरोजिनी नायडू ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जाकर के। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे भैया, पढ़ के चलेंगे एकदम से। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। बिल्कुल पढ़ाई करते रहने, घबराना है नहीं, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं को करके जाते हैं तो आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। विश्वास बना के रखना, विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है, आप सब लोग विश्वास भी रखेंगे। दूसरा पॉइंट है ICAR, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की अगर बात करता है। अनुसंधान संस्थान क्या होता है कि जहाँ पर उस चीज़ पर रिसर्च किया जाता है, उस चीज़ के बारे में समझा जाता है, उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि भैया इस चीज़ की अगर इस चीज़ को बढ़ाना है, इस पर क्या चीज़ ऐसी लाई जाए जिसपे इस पे उत्पादकता पर या इसे और बेहतर हम बना सके, वो चीज़ किया जाए, तो उसे अनुसंधान कहते हैं। वहाँ पर उसकी क्या करते हैं, आप खोज करते हो, उस चीज़ के बारे में खोज करते हैं कैसे इसे बढ़ाया जाए। तो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय पूछ रहा है, तो आप मुख्यालय पहला ही बताओगे, कहाँ पर है मुख्यालय इसका? लुधियाना, लुधियाना पंजाब आपका कहाँ पर है? मुख्यालय है। ठीक है, अगर हम दूसरा बात पूछे, विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, क्या बताएंगे आप? विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ, विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ। औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ ही। ठीक है, दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर, शिमला। आलू अनुसंधान संस्थान अगर कहाँ पे, आलू की बात करता है, आलू बहुत ज़्यादा पूछता है आलू का, कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे शिमला। ठीक है, तो आपने ये पढ़े होंगे, आशा करते हैं ये चीज़ तो आपको आती होगी, और नहीं पढ़ा तो आप अब पढ़ के चलेंगे, एक एक बात को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। थोड़ा अगर जल्दी चल रहे हो, थोड़ा तेज़ चल रहे हो तो उसे समझिएगा, क्योंकि पहला क्लास है, अच्छा लगता होगा शायद, आशा करते हैं। देखिए ज़्यादा तेज़ चल रहे हो तो उसके लिए धीरे हो जाएंगे हम। देखो हमारा ये क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच हमारे पे पहला एक शब्द जुड़ा है डच, याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बात करता है, क्योंकि सब के सब हमारे वेस्ट से आ रहे थे, हमारा इंडिया जो पड़ता है यहाँ पूरब में पड़ता है, और यूरोपी यहाँ से आ रहे थे, तो इनके हिसाब से हम यहाँ पर ईस्ट थे, ईस्ट मतलब पूरब, तो जो भी कंपनियाँ आती थी वो ईस्ट इंडिया कह देते थे, ईस्ट की तरफ इंडिया में जानी तो ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ पा रहे हैं आप? इस वजह से हम ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कह देते हैं। दूसरा पहला पॉइंट इसका है क्या, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना किस शहर में स्थापित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में इस टाइम है, मसूलीपट्टनम कह सकते हो आप। मसूलीपट्टनम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था। दूसरा अगर बात करता है अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? अंग्रेज़ों ने, यहाँ पे तो डच आए थे, अंग्रेज़ जो आए थे, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे खोला? कारखाना, तो आप बताएंगे अंग्रेज़ों द्वारा पहला कारखाना खोला गया सूरत में। ठीक है, सूरत कहाँ पड़ता है आपको पता होगा, गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं जैसे कोलकाता है, और कोलकाता से एक क्वेश्चन बनता है, पूछता है बताओ कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता आपका हुगली नदी पर स्थित है, हुगली। देखिए ये आपके क्वेश्चन है, वैसे मैं सारी की सारी क्लासें एकदम डिटेल से पढ़ाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, अगर चाहा तो हम ज़रूर बहुत जल्दी पूरी की पूरी क्लास एकदम डिटेल से लेकर के आएंगे आपके साथ, लेकिन आप अभी ये क्वेश्चन आप करते जाएं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर पूछता है गोवा की राजधानी क्या है? राजधानी, इसकी अगर राजधानी की बात करता है तो इसकी राजधानी आप क्या बताते हैं? पणजी, इसकी राजधानी पणजी। और पणजी जो है ना, ये भी पूछता है कि पणजी किस नदी के तट पर है? मांडवी नदी के तट पर, याद रखना मांडवी नदी के तट पर कौन सी है? मांडवी नदी के तट पर हमारी गोवा की राजधानी मांडवी नदी के तट पर गोवा की राजधानी पणजी पड़ती है, इस बात को भी याद रखना। पहला सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य अगर बात कर दे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य, समान सिविल संहिता लागू करने वाला
पहला भारत का राज्य कौन था? तो याद रखना गोवा था। अगर ये बात हम तुमसे पूछ लें कि समान सिविल संहिता कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो याद रखना अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो कि नीति निर्देशक तत्व में आता है आपका भाग 4 में, उसमें आपका अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता पड़ता है और ये सबसे पहले लागू किया था गोवा राज्य ने किया था। इन बातों को नोट करते जाना, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और बहुत ज़्यादा, इनको आप नोट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखना है और इसे भी बताना है कि भैया क्या है। देखो क्वेश्चन सुनो, कहता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। देखो दो बातें यहाँ पे जैसे आपकी आती हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बात यहाँ पर समझेंगे कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह अगर प्राकृत की बात करता है, ये वाली तो बात हमारी प्राकृत होगी, लेकिन एक और बात आती है जैसे कृत्रिम की बात करता है। कृत्रिम क्या है भैया? कृत्रिम उपग्रह कौन से होते हैं? कृत्रिम उपग्रह वो ग्रह होते हैं जिनको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे कृत्रिम कहा जाता है। और जो प्राकृतिक, सीधा का सीधा कह सकते हो आप, भगवान से नेचुरल जो चीज़ें हैं वो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो भगवान ने ही बनाई हैं, कह सकते हो वो सब प्राकृत हैं। और जो इंसान बनाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। कृत्रिम तो याद रखना यहाँ पर कहा गया पृथ्वी का उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह सैटेलाइट बोलते हैं, जो कि पृथ्वी के अगर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पृथ्वी की तरफ से, जो कह सकते हो भगवान की तरफ से और पृथ्वी के चारों तरफ से चक्कर लगा रही है, उसको क्या कहेंगे आप? तो याद रखना पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। देखो क्या है भैया? चंद्रमा। आप लोग भी देखते हो कि चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ना कि पृथ्वी चंद्रमा का। चंद्रमा जो है ना पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो यही एकमात्र उपग्रह है, सिर्फ यही एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा, जो कि प्राकृतिक उपग्रह के रूप में जाना जाता है। याद रखना इस बात को। दूसरा पॉइंट, अगर बात करते हैं टाइटन, तो टाइटन किसका है? तो टाइटन भैया इसका नहीं है, टाइटन है शनि ग्रह का। ये है शनि ग्रह का उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह शनि का कौन सा है? टाइटन है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी, इसको भी आप याद रखना। फोबोस, डिबोस और फोबोस, ये दो किसके हैं भाई? मंगल ग्रह। इसके हैं मंगल ग्रह, ठीक है। डाइबोस और फोबोस मंगल ग्रह, ठीक है। तो ये मंगल का है, याद रखना मंगल ग्रह का। चंद्रमा किसका है? आपको पता ही चल गया भैया, पृथ्वी का चंद्रमा है। स्तूपनिक फर्स्ट क्या है? ये भी पृथ्वी का ही उपग्रह है, लेकिन याद रखना अगर बात करता है प्राकृतिक उपग्रह की, तो प्राकृतिक मात्र एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। और अगर कहता है कि कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह है स्तूपनिक फर्स्ट, जो पहली बार पूछा जाएगा पृथ्वी पर पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया, कौन सा था? स्तूपनिक फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इस बात को। रशिया ने भेजा था इसको, रूस के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था ये वाला स्तूपनिक फर्स्ट। लेकिन अगर इसी पर हम एक और पॉइंट बोल दें कि भारत द्वारा, यहाँ पर एक पॉइंट और बता दो, भारत के द्वारा पहला उपग्रह पृथ्वी पर पहला उपग्रह कौन भेजा गया था? कौन सा भेजा गया था? तो आप बता सकते हो भारत के जो महान गणतज्ञ थे आर्यभट्ट के नाम पर पहला उपग्रह ये आर्यभट्ट भेजा गया था। याद रखना इस बात को, भारत द्वारा पहला उपग्रह पृथ्वी पर भेजा जाने वाला आर्यभट्ट था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे समझें और इसका भी आंसर आप दें। भैया बहुत तेज़ी जा रहा है, हाँ ये बताएं आप। देखो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से ऐसे भी मैंने रख लिया है। नौचंदी मेला बहुत ज़्यादा बनता है, एसएससी आपके इस क्वेश्चन की बड़ी दीवानी, एसएससी बहुत ज़्यादा पूछते हैं इस क्वेश्चन को। पूछता है नौचंदी मेला कहाँ लगता है? आप लोग जानते होंगे नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, बताओ। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से बता पाओगे। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? नौचंदी। तो आप नौचंदी को बता पाओगे कहाँ पर लगता है भैया? यूपी में नौचंदी मेला को लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला आपके स्क्रीन पर आता है, अगला क्वेश्चन समझे। ये देखो अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? क्वेश्चन बताएं, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप लोग इसे बताएं। सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, क्या बताएंगे सर? बताओ। सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम। देखिए सबसे अच्छा चालक क्या होता है? जिस भी चीज़ में धारा वहाँ चल सके, सबसे अच्छी चल सके, तो कौन सा है भैया? अगर विद्युत धातु की बात करता है इसमें, तो चांदी आ जाता है। चांदी सबसे अच्छा चालक है, ठीक है, सबसे अच्छा चालक है विद्युत का चांदी, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आपका ये है, पढ़िएगा और इसका जवाब दें। भारत के मुख्य सलाहकार कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब देंगे। भारत के, अगर वर्तमान की बात करते हैं तो भारत के मुख्य सलाहकार के रूप में कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। अब ये आप कह सकते हो, इसको लिख गया है मुख्य आर्थिक, कई बार कर दिया गया है, लेकिन आप बस इतना ही याद रखना, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, जो सलाहकारी देते हैं। तो इस पर बताएंगे आप कौन है। देखो, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वर्तमान में, ये हैं भैया वी अनंत नागेश्वरम। वी अनंत नागेश्वरम, याद रखना है इनको। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगर बात करेगा तो आप बताओगे वी अनंत नागेश्वरम, ठीक है। पहला जगदीप धनखड़, आप लोगों को पता होगा, अभी ये वर्तमान में कौन बने? उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति कह दो, या भैया इन्हीं को आप कह सकते हो कि भारत के राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा के सभापति के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो अजय कुमार। अजय कुमार कौन है भैया? वर्तमान में गृह सचिव हैं, ये आपके गृह सचिव हैं। गृह सचिव अगर गृह सचिव की बात करेगा तो आप बता पाओगे कि अजय कुमार भल्ला जी यहाँ पर आ जाते हैं। आगे देखते हैं, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के विपक्ष दल के नेता हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं आप, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है आपका, दूसरा आता है पीएम कौशल विकास योजना कब शुरू की गई? ठीक है भैया, देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है, वो चीज़ें यहाँ पर शुरू की जाती हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो पीएम कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015, यही वाला हमारा क्वेश्चन चाहिए, 2015, ठीक है। वैसे आपको सन भी याद, अगर डेट याद हो रही तो और अच्छी बात है, लेकिन सन तो आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर करके सन ही पूछ देता है कि किस सन में इसको शुरू किया गया था। तो याद रखना 15 से शुरू हुआ है, 2015 में हुआ है, जुलाई है, 15 जुलाई 2015, ठीक है, 15 जुलाई 2015, ये वाली डेट आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला देखिए भैया क्वेश्चन, बताएं इसका जवाब दें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ही हम समय लेंगे, उस क्वेश्चन पर ही डिटेल से बात करेंगे, अन्यथा और सारे क्वेश्चनों पर ऐसे ही नहीं, फालतू डिटेल पर बात नहीं करेंगे। इस बात को समझना है आपको। देखो, सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य, इस बात को समझें। आप लोग क्या करते हैं कि बस पहला समझ लिया और छोड़ दिया बाकी, नहीं जी, अब दूसरा पूछता है, दूसरे का भी याद रखना है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य सिक्किम? नहीं जी, पहला है ये, तो याद रखना। सिक्किम अगर बात करता कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आप बताते सिक्किम। सबसे कम, अगर सबसे कम की बात करता, सबसे कम, इससे भी कम, इससे जो ऊपर है वो बताना है आपको, दूसरा राज्य कौन है, कम से ऊपर वाला राज्य। तो आपका दूसरा राज्य बता सकते हो मिज़ोरम, ठीक है। कौन सा है भैया? मिज़ोरम है इसका आंसर। सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य, दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य है मिज़ोरम। और अगर पहले की बात करता तो हम पहले बता देते आराम से, कौन सा? सिक्किम है। लेकिन अगर यहीं पर कह देता भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, सबसे बड़ा जनसंख्या, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, बहुत बड़ी जनसंख्या है भैया यूपी में, ठीक है। यूपी में इतने देशों में जनसंख्या नहीं जितनी यूपी में जनसंख्या है, याद रखना। सबसे बड़ा अगर यूपी जनसंख्या वाला अगर बात करता है तो ये कर दोगे आप, कौन सा हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा यूपी, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अगर दूसरे की बात करता हूँ मैं कि ये जैसे सबसे बड़ा था, अगर कह देता दूसरे नंबर पे जनसंख्या वाला भारत का कौन सा बड़ा राज्य है, आप किसका नाम बताते? तो भैया दूसरे नंबर की अगर बात करता, ये तो बात प्रथम की बात है, प्रथम जनसंख्या में, और दूसरे की अगर बात करेगा तो आप बता सकते हो दूसरा है महाराष्ट्र, भैया महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करता है। अगला पॉइंट देखें, ये वाला समझ पा रहे होंगे आशा करते हैं, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक अलग से इस क्वेश्चनों को लिखते जाएं, और एग्ज़ाम कोई भी हो आप इसे अगर पढ़ के जा रहे हैं तो आशा करना कि आपको पक्का यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। दूसरा क्वेश्चन, बिरजू महाराज, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है इनसे, बिरजू महाराज जी से, और बस इनका घराना पूछता है कि भैया बताओ घराना क्या है। आपको हम घराना एक एक चीज़ें बताएंगे, ये बातें आपकी, घराना क्या होते थे भैया, किस चीज़ से संबंधित हैं ये घराने, क्या होता था, ये सब की सब बात आपको एकदम डिटेल से बताएंगे स्टैटिक के रूप में। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे?
ठीक है भैया, ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। आप तो फिलहाल क्वेश्चन देख लेना। यहाँ पर आपको बिरजू महाराज अगर पूछेगा कि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे, तो आपको बताना है लखनऊ घराना। लखनऊ घराने से ये संबंध रखते थे। क्या है ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर करेंगे बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा जो दिक्कत करता है फिर समझ के। अगला देखिए, अगले की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं ये चीज़, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोयमा, याद रखना तोयमा किस, ये कह रहा है कितने दिनों तक चलता है। देखो तोयमा ये तो अब सीधा सीधा क्वेश्चन अब नहीं बनेगा। पूछता था तोयमा किस राज्य में इसको मनाया जाता है। अगर पूछता था अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव, पहले पूछता था कि तोयमा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो सीधा सीधा बता देते थे अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अब इसी को थोड़ा और पूछता है कि जो अरुणाचल प्रदेश में तोयमा राज्य मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, वो कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो याद रखना ये इसका आंसर होगा 3 दिनों तक। ठीक है भैया, 3 दिनों तक ये मनाया जाता है ये उत्सव। इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना है आपको। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया था। इस बात को याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा। कहता है कि बंगाल के समाज सुधारक तो बहुत हुए, लेकिन ये भी एक समाज सुधारक थे। बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनका प्रयास किया था अंग्रेजी सरकार से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया था। याद रखना, राजा राममोहन राय जी ने। सती प्रथा का अंत इनके ही सहयोग से किया गया था, इस बात को याद रखना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जी हाँ यही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको याद रखना है आपको। इन्होंने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, इनके प्रयासों से ये आया था। ये विधवा दोबारा क्या कर सकती हैं, विवाह कर सकती हैं, इन बात को याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको जानते ही होंगे आप, बंगाल के, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चुनाव आयोग से चुनाव करवाते हैं। देखो क्या कहता है कि भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव करवाते हैं। भारतीय चुनाव आयोग, जिसका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है भैया, चुनाव आयोग का वर्णन हमारा अनुच्छेद 324 में वर्णन है। अनुच्छेद 324 है। इस बात को याद रखना कि भारतीय ये जो चुनाव आयोग है, ये बड़े चुनाव कंडक्ट करवाता है, बड़े चुनाव करवाता है। जैसे पार्लियामेंट, संसद का हो गया, राष्ट्रपति जी का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो गया। यानी कि कह सकते हो कि ये क्या हुआ, कोई नहीं, इसमें तीनों के तीनों चुनाव, ये चुनाव आयोग इनको तीनों के तीनों चुनाव क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है। संसद का भी, राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी, ये तीनों के तीनों चुनाव ही करवाता है। तो कह सकते हो उपरोक्त सभी होना चाहिए था, सभी कहना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। ये सभी के सभी इन चुनावों को ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करवाता है चुनाव आयोग, याद रखना। या संसद के अंदर आ जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि संसद का ही जो तीसरा अंग है राष्ट्रपति जी है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव यही चुनाव आयोग करवाता है। अच्छा, एक चीज़ और बनती है, जैसे आपसे पूछ देता है कि ग्राम चुनाव, जो गांव में ये चुनाव होते हैं, ग्राम चुनाव संबंधित जो होते हैं चुनाव, ये कौन करवाता है। ग्राम चुनाव जो होते हैं गांव के चुनाव, ये कौन करवाता है, ये आपसे क्वेश्चन बनता है। और बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भैया इसे कौन करवाता है। चुनाव आयोग, पहला क्वेश्चन है चुनाव आयोग। दूसरा है हमारा राज्य सरकार, जहाँ पर चुनाव हो रहा है वहाँ की राज्य सरकार, या आप कर सकते हो राज्य द्वारा निर्मित चुनाव आयोग, जो राज्य सरकार की चुनाव आयोग करवाएगा वो, या तीसरा आप कर सकते हो वहाँ का डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन देता है। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना उस राज्य सरकार करवाएगी। जिस भी राज्य में चुनाव होंगे, ग्राम क्षेत्र के चुनाव होंगे, तो वहाँ के अंदर जो भी राज्य के अंदर वाले चुनाव होते हैं, वो सारे के सारे चुनाव आयोग नहीं करवाता है, राज्य द्वारा चुनाव आयोग जो होता है, राज्य सरकार करवाती है इन चुनावों को पूरा। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ये वाला देखो क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भैया इस क्वेश्चन को पढ़ें, हाँ ये वाला क्वेश्चन पढ़ें। भारत मानक समय GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इसको आप कह सकते हो ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम पूर्व है। कहता है कि जो GMT भारत का जो मानक समय लिया गया है कहाँ से है, और वो मानक समय वाली रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है और कितने डिग्री से गुजरती है। तो याद रखना, पूरब से कहाँ से, 0 डिग्री, 82 डिग्री नहीं भैया,
160 नहीं, ये वाला आपका आंसर सही है, 82.5 डिग्री। ठीक है, पूरब से आपके यूपी के इलाहाबाद से होते हुए ये आपके कहाँ से होकर के गुजरती है। याद रखना, अगर बात करता है भारत के कितने राज्यों से, ये जो जीएमटी लाइन है, जीएमटी लाइन है जो ये रेखा है, इससे हम समय का पता करते हैं कि हमारे यहाँ समय की तुलना कहाँ से होती है, यही 82.5 डिग्री हम क्या हैं, पूर्वी छोर हैं, प्लस हैं यहाँ पर, याद रखना समय से। और लंदन से निकली है 0 डिग्री लाइन, ग्रीनविच शहर से, ग्रीनविच शहर लंदन का है जहाँ से 0 डिग्री निकली हुई है। यहाँ से पूरब में जितना भी डिग्री आगे जाएंगे उतना समय हम पॉजिटिव कह सकते हो जोड़ के बताते हैं, और इससे जितने भी लंदन से पीछे वाले शहर हैं उन शहरों को हम वहाँ पे माइनस करके देखते हैं। तो यही वो लाइन है जहाँ से हम अपने समय को निर्धारित करते हैं कि हमारा टाइम क्या होना चाहिए हमारे देश का। तो याद रखना, भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ से ये लाइन हो करके गुजरती है, और ये पाँचों के पाँचों राज्य आपको पता होने चाहिए। देखिए, कुछ भारत का अपना आप अगर कह सकते हो कि जैसे नक्शे की अगर बात करते हैं तो ये अपना नक्शा है, थोड़ा सी रफली बना देते हैं। ये भारत का क्या भैया नक्शा है कह सकते हो। तो यहीं पर क्या किया गया भैया, यहीं से लाइन वो निकली हुई है। यहाँ पर यूपी है, यूपी के अलावा यहाँ से ऐसे आकर के मध्य प्रदेश, यूपी के बाद यहाँ पर एमपी के बाद आगे आ जाओ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाद आ जाओ यहीं पर आता है उड़ीसा के बाद आ जाओ यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 राज्य हो गए। याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूपी के बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश एपी। याद रखना, ये पांचों के पांचों राज्य आपको याद होना चाहिए एकदम सीरियल से ऊपर। यूपी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, और नीचे निकल जाती है। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर के जीएमटी लाइन, याद रखना मैं कर्क रेखा नहीं पूछ रहा हूँ, अगर कर्क रेखा पूछता तो वो क्वेश्चन अलग होता है, क्योंकि कर्क रेखा क्या होती है, ये अक्षांश होती है, और ये वाली जो होती है ये देशांतर रेखा में गिनती होती है इसकी। ठीक है, तो ये टाइम जो है जीएमटी लाइन ये देशांतर रेखा है, और 82.5 डिग्री अपने भारत का मानक समय निर्धारित करती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है भैया। नाट्यशास्त्र जो जिन्होंने लिखा है वो कहता है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हमारे भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि, तो भरत मुनि आप कहोगे। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि। लेकिन अगर कहेगा छंद शास्त्र के रचयिता तो पिंगल ऋषि। ठीक है, छंद या कहे पिंगल, छंदों को भी पिंगल कहा जाता है, पिंगल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिंगल ऋषि ने ही छंदों की व्याख्या की है पिंगल शास्त्र में। ठीक है, अगला की बात करते हैं। अगर चरक संहिता, चरक एक बहुत बड़े कह सकते हो आयुर्वेदिक थे, चरक, और धन्वंतरी, ये दोनों आयुर्वेदिक से ही संबंधित हैं। दोनों के नाम आपको याद होंगे, ये दोनों क्या थे, आयुर्वेदिक ही थे, बहुत बड़े आयुर्वेदिक थे। ठीक है, चरक और धन्वंतरी दोनों आयुर्वेदिक थे। अगली बात अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद नंबर 166 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है, तो अगर बात करते हैं अनुच्छेद 166 की, तो अनुच्छेद 166 क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख, नहीं जी, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख 166 में नहीं होता, ये 53 में होता है। तो अनुच्छेद 53 की अगर बात करता तो आप बता सकते थे कि राष्ट्रपति जो होते हैं ना, कार्यपालिका के प्रमुख, अनुच्छेद नंबर 53 के तहत होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है राज्य की सरकार के कार्य नहीं, संचालन, पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया गया है। राज्य की सरकार के कार्य का संचालन राज्यपाल द्वारा माना जाएगा, ये वाला पॉइंट कह सकते हो आप। आर्टिकल नंबर 166 के तहत ये वाला पॉइंट कह सकते हो कि राज्य में जो भी कार्य होगा, जो भी कार्य का संचालन होगा, वो राज्य में राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया प्रतिनिधित्व राज्यपाल द्वारा मान्य किया जाएगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। आर्टिकल नंबर 166 में इसका वर्णन करता है। दूसरा पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, इससे राष्ट्रपति की, ये तो राज्यपाल की है, लेकिन हम पहले पूछ रहे हैं आपसे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, यानी किसी भी केस में राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, आपको क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णतः भी क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, प्रत्याहार कर सकते हैं, तो निलंबन, ये अच्छा आप बताएंगे। क्षमादान की अगर शक्ति की बात करता हूँ तो राष्ट्रपति जी आर्टिकल नंबर 72,
आपने कोई भी केस किया हो, अगर राष्ट्रपति जी चाहेंगे तो आपको क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा आर्टिकल इनको ये प्राप्त होता है, आर्टिकल नंबर 72 72 के तहत ये क्या कर सकते हैं, किसी भी अपराधी को क्या कर सकते हैं, ये क्षमा कर सकते हैं। और राज्यपाल के पास भी एक क्षमादान की शक्ति है, लेकिन ये किस आर्टिकल के तहत ये क्षमादान कर सकते हैं, क्षमादान, इनको भी क्षमादान की शक्ति है। तो याद रखना है इनको है 161, ठीक है, 161 के तहत। भाई इसको ऐसे करके निकाल देते हैं, इसमें एक घटा दिया, इसमें भी एक घटा दिया, एक आ गया, 6 आ गया, एक घटाया तो एक आगे रख दिया, बस 166 हो गया। 72 में राष्ट्रपति जी हैं, 161 में कौन से आ जाते हैं, तो यार राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आ जाती है, ठीक है। तो क्षमादान शक्ति राज्यपाल भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन याद रखना 2 कंडीशन जिसमें राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं क्षमादान करने का। एक तो सैनिक, अगर सैन्य अपराध है, कोई सैनिक की अगर क्षमादान की बात आएगी तो राज्य के पास पावर नहीं है, राज्यपाल के पास। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया जो राज सेना को क्षमा कर सकते हैं तो वो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं 72 के तहत, क्योंकि 53 में ही कहा गया दूसरे में कि जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा ना, वो राष्ट्रपति ही होंगे। इस नाते अगर राष्ट्रपति जी इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं तो इन सेनाओं की क्षमादान शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। अगर सेना से संबंधित कोई क्षमादान करना है तो राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है, इनके पास नहीं है। दूसरा राज्यपाल के पास है कि अगर कोई मृत्युदंड है, मृत्यु, तो ये मृत्युदंड में राज्यपाल किसी भी तरीके से ये क्षमादान नहीं कर सकते हैं। याद रखना, मृत्युदंड को भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, इस बात को ख्याल रखना है, ठीक है। आगे समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली हवा क्या कहलाती है। देखो इस बात को आप समझते होंगे कि उत्तर भारत में जो मई जून में हवा चलती है, क्या पश्चिमी विक्षोभ, नहीं जी, पश्चिमी विक्षोभ तो एक मानसून की धारा कह सकते हो, मानसून जब आता है पश्चिमी विक्षोभ वो मानसून होता है। लेकिन ये बात करता है हवा, जो मई जून में ये हवा चल रही है, इस हवा को क्या कहा जाता है, लू कहते हैं हम लोग यहाँ पे। उत्तर भारत में इसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, जो गर्मियों के टाइम पे चलती है, कहते हैं बड़ी तेज़ लू चल रही है। तो लू ही बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म हवा नहीं कहेंगे, ठीक है, आग नहीं कहेंगे, ये गलत है, ये भी गलत है। आप क्या बताओगे, लू बताओगे, ठीक है, इस बात को ख्याल रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन आप इसको करते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, वेमपति चिन्ना सत्यम, ये वाला पॉइंट भाई इनसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं, बताओ। कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कौन सा है, भरतनाट्यम, जी नहीं, ये है भैया कुचिपुड़ी के। याद रखना ये किस खेल से संबंधित, ये मतलब कौन से शास्त्रीय नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। इस बात को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे पानी पीते हैं, आगे बताते हैं। कट जाएगी क्या, देखो तो कितना हो गया, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है वीडियो, चलता है। हाँ तो भैया देखो क्या था कि प्यास लग जाती है। आगे देखें, वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, इनका शास्त्रीय नृत्य। और यहाँ से जो आपके स्टैटिक से पूछे जाते हैं शास्त्रीय नृत्यों से बहुत ज़्यादा बनते हैं। देखो मोहिनीअट्टम जो है ना, मोहिनीअट्टम, अगर हम तुमसे बात करें मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप क्या बताओगे, मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम ये है केरला का, याद रखना, केरल का। कहाँ का मोहिनीअट्टम है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और जो कथक है, कथक आपका यूपी का, एकमात्र यूपी का ही शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। कथक कहाँ का है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। और भारतीय नाट्यम, अगर भरतनाट्यम की बात करता है तो ये है तमिलनाडु का, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें अगर, तो तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आता है भरतनाट्यम, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। और बाकी ये भी याद रखना, वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये बात याद रखना, कुचिपुड़ी। और भी कुचिपुड़ी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको आगे आपको बताते हैं सारे के सारे। जैसे देखो ये भी मिल गया हमको यहीं पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन बातों को ख्याल रखना है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों नाम है ये। और पूछता है कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो ये भी भैया कुचिपुड़ी से ही,
कुचिपुड़ी से है। आंध्र प्रदेश का है ये, आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को ख्याल रखना है। आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी से ये क्या है, संबंधित है। आपका कौन सा है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, दोनों के दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी से संबंधित रखते हैं। भरतनाट्यम आपको बता चुके हैं कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है, और कथक का आपका कहाँ का है, ये आपका यूपी का है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट कौन सा आता है, दूसरा देखता है भूमचू त्यौहार। भैया इस बात को भी याद रखना, भूमचू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। बहुत ज़्यादा ये भी बनता है क्वेश्चन कि भूमचू राज्य किस राज्य से संबंधित है, ये कहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है, इस त्यौहार को कहाँ पर खेला जाता है या मनाया जाता है, कह सकते हो। तो देखो इस चीज़ को मैंने कई बार जैसे समझाने की कोशिश की तो बताया कि जैसे ये अपने भारत का, ये क्या कह सकते हो आप, नक्शा है, ये भारत का क्या है, मैप है, और इसमें क्या करता है कि कोई भूमचू, भूम से ऊपर चूम रहा होता है, जैसे भूम से ऊपर की तरफ चूम रहा होता है, एक ऐसा राज्य हमको दिखाई देता है, तो वो राज्य कौन सा है, सिक्किम। ऐसा लगता है भूम से ऊपर की तरफ चूम रहा होता है, तो भूमचू ऐसे करके नाम याद रखना, यहाँ पर है, हाँ है। तो इस जो ये वाला त्यौहार है, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी इस क्वेश्चन का दीवाना है और बहुत पूछता है, तो इस बात को याद रखना है। भूमचू जो त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है, वो सिक्किम में मनाया जाता है, इस बात का ख्याल रखें और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आते जाएंगे, हम आपको करवाते जाएंगे। दूसरा पॉइंट, किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण का चरण शुरू हुआ था, याद रखना। भारी औद्योगिकरण का मतलब है कहाँ, किस में सबसे ज़्यादा क्या किया गया था, फैक्ट्री वगैरह लगाई गई थी, कारखाने वगैरह लगाए गए थे, ये बात यहाँ पे करता है। वो कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, तो आप कह सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी, प्रथम चली थी कब से, 1951 में शुरू हुई थी, और 51 से लेकर 5 साल की थी, 56 तक चली थी। ठीक है, द्वितीय की अगर बात करता है तो सेकंड आपकी 56 से लेकर के कहाँ तक चलेगी भैया, 56 से 61 तक, 56 से 61 तक, 56 से 56 4 60 और 61, ठीक है 61 तक चलती है। इसके बाद तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, थर्ड कहाँ से चली थी, 61 से लेकर के कहाँ पर 66 तक चली जाएगी, 66 तक। ठीक है, तो ये 3 पंचवर्षीय, देखो पहले में क्या था, ये कृषि से संबंधित पंचवर्षीय योजना थी। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इनको तीनों को यहाँ पर याद रख लेंगे हम। कृषि से संबंधित पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को सुधारा था, और ये हमारी सफल योजना भी रही थी, बहुत ज़्यादा सफल योजना रही थी, बहुत अच्छी सफल योजना थी। दूसरा पॉइंट कह सकते हो कि दूसरा जो था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण से संबंधित थी। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगाए गए थे, बहुत सारे कारखाने खोले गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या थी, ये दोनों से संबंधित थी, कृषि का भी ख्याल रखा गया था और औद्योगिकरण का भी ख्याल रखा गया था, दोनों की। तो पहली कृषि, दूसरी औद्योगिकरण, तीसरी दोनों को मिला करके, दोनों से संबंधित थी, और दोनों को याद रखना। लेकिन ये असफल रही थी, बहुत सारे कारण थे। ठीक है, क्या हुआ था, बहुत सारे बीच में यहाँ पर कारण आ गए थे। 62 में चीन से युद्ध हो गया था, ठीक है, भूखमरी भी आ गई थी हमारे देश में, तो यहाँ पर ये सबसे असफल योजना रही थी। अब तक की सबसे असफल योजना की अगर बात करते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना रही थी, ये भी आप याद रखना इस बात को। ये तृतीय यहाँ पर थी, ठीक है, प्रथम यहाँ पर थी। सबसे असफल योजना, असफल की अगर बात करता है, असफल योजना की बात करेगा तो आप बता पाएंगे कौन सी थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारी सबसे असफल योजना रही थी। अगला पॉइंट देखते हैं भैया, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट बताएंगे, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से ये क्वेश्चन है, पूछा बाबा साहब की तरफ से, जो बाबा साहब ने किस अनुच्छेद को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बड़ी ही पूजनीय व्यक्ति थे और बहुत ही महान। अगर इनको नहीं जानते आप तो मान लो कि आपका पढ़ना बेकार है। अगर आप पढ़ रहे हो और पढ़े लिखे भी हो तो एक बार इनके बारे में ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चल पाएगा। इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब पढ़ोगे तब आपको इनके बारे में पता चलेगा कि ये क्या थे, कौन थे, असंभव सी चीज़ को कैसे इन्होंने संभव कर दिखाया, कैसे आगे ये बढ़े, ये सारी की सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगा इनके बारे में। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय आत्मा कहा जाता है 20, जी नहीं, 20 में क्या है, 20 में है हमारा दोष सिद्ध संरक्षण। 20 की अगर बात करेगा तो आएगा दोष सिद्ध संरक्षण, दोष सिद्ध संरक्षण की बात करता है, संरक्षण, ठीक है, दोष सिद्ध संरक्षण, दोष सिद्ध संरक्षण की अगर बात करता है तो आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, कहता है कि अनुच्छेद 40, नहीं जी, अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत से संबंधित। ये किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, पंचायत। ये सारे के सारे आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट
अगला आप कह सकते हो अनुच्छेद 32, जी हाँ, यही आर्टिकल नंबर 32 जो है इसी को कहा जाता है संविधान की आत्मा। बाबा साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा था, इसका भी लॉजिक है, समझो। जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, इन मूल अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, इन अधिकारों को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन मान लो कि अगर छीना भी, तो इसका गारंटर कौन है? गारंटर कौन लेगा कि भैया आपके अधिकार अगर छीने जाएंगे आप हमारे पास आएँ? तो याद रखना यही आर्टिकल नंबर 32 है जो कि ये आपकी जिम्मेदारी लेता है कि आपके अगर कोई भी मूल अधिकारों का हनन अगर होता है तो आप इस अनुच्छेद का प्रयोग करिए और डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट आइए। दिल्ली में आप यहाँ पे जा सकते हो। आपके अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है, 12 से लेकर आपको 35 तक आपको पढ़ाएंगे, 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार हैं। इनके बीच में अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट कहाँ पर जा सकते हो? आर्टिकल 32 का प्रयोग करोगे और सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हो। याद रखना 226 अगर बात करता है तो हाई कोर्ट क्या है? ये हाई कोर्ट रेट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रेटें जारी करता है। पांचों प्रकार अलग अलग तरीके में, अगर आपका जिस भी प्रकार का हनन हुआ है, आपके अधिकारों का यहाँ पर दबाया गया है, उस आधार पर आपकी 5 प्रकार की रेटें जारी की जाती। 5 प्रकार की रेटें यहाँ पर जारी की जाती, वो रेटें यहाँ पर बात कही गई। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 याद रखना। और आर्टिकल नंबर 42 में क्या है? मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता, मनोचित दशाओं में काम पाने का अधिकार। मनोचित दशा में मतलब आपके मन को जो उचित लगे। मनोचित दशा, आप कोई काम कर रहे हैं मनोचित, आप बीमार हो गए और आप उस काम पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उस काम को कम करके थोड़ा सा काम में क्या कर दिया जाए? परिवर्तन कर दिया जाए, ऐसा काम आपको दे दिया जाए, वो मनोचित दशा होती है। मनोचित दशा में आपको काम। और एक और इसी में बात कही गई है, प्रसूति सहायता। क्या कहता है भैया? प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता की बात करता है अगर आर्टिकल नंबर 42। क्या होता है कि प्रसूति सहायता वो सहायता होती है, ये महिलाओं को दी जाती है। प्रसूति सहायता जब माँ गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उस टाइम पर उनको जो सहायता प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से, वो प्रसूति सहायता होती है। 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक, 3 माह पहले और 3 महीने बाद तक, 3 माह बाद तक, मतलब कि 6 महीने की आप छुट्टी मिलती है। 6 माह की छुट्टी दी जाती है और सरकार इसका एक भी पैसा नहीं काटती है। ये होता है प्रसूति सहायता। और याद रखना ये तो महिला के लिए, माँ के लिए। और अगर बात करता है इसके पिता के लिए, तो पिता के लिए भी 15 दिन पहले से छुट्टी मिलती है और 15 दिन बाद तक रहती है। पिता को भी 1 महीने की छुट्टी दी जाती है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तो ये भैया सरकारी नौकरी वगैरह होती है। और ये नीति निर्देशक तत्व में आता है, अगर सरकार की इच्छा है तो ही देगा, नहीं देगा तो आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर मूल अधिकार में होता तो देना ही होता, उन्हें कुछ भी कर लेते, लेकिन यहाँ पर देना होता। ये बात करता है। वैसे अगर हम बात करेंगे, वैसे संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है, इस बात का ख्याल रखना। वैसे संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को कहा जाता है, याद रखना। लेकिन बाबा साहब के अनुसार अगर बात करता है तो फिर आर्टिकल नंबर हमारा 32, इस बात को ख्याल रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट भैया क्या है इसमें? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बस यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे और आप सभी लोग इसकी बताएंगे ये क्लास कैसी रही। और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम इसमें जो भी लेकर के आएंगे, जो भी क्वेश्चनों की सीट लेकर के आएंगे, आपको यहाँ पर करवाएंगे। आप बिल्कुल विश्वास बना के रखना और यकीन बना के रखना, अगर आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन किए हैं तो पक्का आप क्वेश्चन करके आओगे। जीएस से डर लगता है, एकदम से भूल जाओ, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हम क्वेश्चनों को मेन क्वेश्चन उठा करके ही लाएंगे और उन क्वेश्चनों को यहाँ पर करवाएंगे। और आप सारे लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर प्ले स्टोर में जाएगा, हमारे इस ऐप को देहाती इंस्टीट्यूट को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी सारी PDF वगैरह आपको मिल जाएंगी फ्री में, सब कुछ फ्री में मिलेगा। आप बस अपना साथ बना के रखने, बस। ठीक है, जय हिंद।